नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। साधना आईएएस के माध्यम से अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है आचार्य शुक्ल और उनका निबंध लेखन, विशेषकर कविता क्या है। दोस्तों, कुछ बातों को खूब इत्मीनान से सीखिएगा। लोग कहते हैं कि ये बहुत ही जटिल और क्लिष्ट टॉपिक है, पर मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितनी क्लिष्टता है या वाकई सहज इसको बनाया जा सकता है। निबंध लेखन गद्य विधा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य शुक्ल ने स्वयं लिखा कि साहित्य की कसौटी यदि गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। अब आप समझ सकते हैं कि साहित्य का जो परिपक्व रूप है यदि वो गद्य है तो गद्य का भी परिपक्व रूप निबंध है। दोस्तों, निबंध के कई रूप माने गए। विचारात्मक निबंध, मनोविकारात्मक निबंध, लालित्यपूर्ण निबंध, आत्मपरक निबंध, मनोविश्लेषणवादी निबंध, कई भेद किए गए। शुक्ल जी के निबंधों को मनोविकारवादी निबंध या विचारात्मक निबंध के नाम से जाना गया। चिंतामणि के नाम से उनके निबंधों का संकलन प्रकाशित हुआ। याद रखिए, इस चिंतामणि का आरंभिक नाम विचार वीथी था। बाबू श्याम सुंदर दास आदि के कहने पर उनके सलाह सुझाव से विचार वीथी का नाम बदल करके चिंतामणि रख दिया गया। चिंतामणि का शाब्दिक अर्थ उस कौस्तुभ मणि या नागमणि से लिया गया जिसके सामने सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, चिंतामणि 3 भागों में प्रकाशित हुआ। एक तो शुक्ल जी के जीवन काल में ही 1939 में, दूसरा भाग उनकी मृत्यु के उपरांत 1948 में और तीसरा भाग 1970 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस निबंध की भूमिका में एक बात लिखी, उसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा के पड़ने वाले कुछ प्रांत हैं, कुछ प्रदेश हैं, जिनकी यात्रा पर बुद्धि निकलती है परंतु अपने साथ हृदय को भी लेकर, और दोनों अपने लिए मार्ग बनाते जाती हैं। बुद्धि जहां कहीं मार्मिक स्थल पे रुकती है वहां हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहता है। अब समझिए कि शुक्ल जी के निबंध मनोविकारवादी, मन के भावों का अध्ययन ही मनोविकार कहलाता है। इसलिए शुक्ल जी के निबंधों में आप देखेंगे श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, लज्जा क्या है, ऐसे मुद्दों की चर्चा की गई है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते लिखा था कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह जो चित्त वृत्ति है दोस्तों, वास्तव में वही मनोभाव है या मनोविकार है, और इन्हीं चित्त वृत्तियों या मनोभावों के अध्ययन के लिए उन्होंने चिंतामणि के निबंधों को लिखा। शुक्ल जी ने माना कि साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल से जुड़ा होता है और साहित्य रस की लोकवादी अवधारणा से जुड़ा हो। रस की परिभाषा देने और रस को समझाने के लिए उन्होंने रस मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा। ध्यान से सुनिए, शुक्ल जी ने माना कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो इन चित्त वृत्तियों के अध्ययन के लिए ही उन्होंने चिंतामणि नामक निबंध को लिखा, तथा यह माना कि साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल चेतना है
तथा साहित्य में रस की लोकवादी अवधारणा हो, तो रस को समझाने के लिए उन्होंने रस मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा। इसलिए शुक्ल जी रसवादी आलोचक कहलाए और मनोविकारवादी निबंधकार कहलाए, क्योंकि मनोभावों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, कविता क्या है शीर्षक निबंध को जानने से पहले दो बातें समझिए। किसी भी साहित्य या रचना या कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। आचार्य शुक्ल ने अपने इस निबंध में दोनों पक्षों को उद्घाटित किया है। उन्होंने लिखा कि कहीं ऐसा न हो कि बेशक साहित्य में लोक मांगलिक उद्देश्य हो, किंतु लोक मंगल की प्रतिष्ठा के लिए कहीं कला मूल्यों की हत्या न कर दी जाए और कला मूल्य की स्थापना के लिए कहीं लोक मंगल की उपेक्षा न हो जाए। अर्थात शुक्ल जी ने यह माना कि साहित्य या कविता वह है जिसमें भाव भी हैं और कला पक्ष भी निपुण हो, प्रखर हो। डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक आरोप लगाया कि आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में, कविता क्या है शीर्षक निबंध में, ना तो कविता के स्वरूप की चर्चा की और ना ही उन्होंने कविता की परिभाषा देने की कोशिश की है। यदि गौर किया जाए तो उन्होंने कविता के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है और कविता की परिभाषा भी दी है। उन्होंने लिखा कि मनुष्य शुरू से ही अपने भावों और विचारों को दूसरों के भावों और विचारों से कहीं लड़ाता कहीं मिलाता आगे बढ़ता है। जहां यह कार्य व्यापार संभव होता है, जहां यह प्रक्रिया घटित होती है, उसे जगत कहते हैं। मनुष्य या व्यक्ति को जब जब लगने लगता है कि इस दशा में उसकी अपनी एक पृथक सत्ता है, अर्थात समाज अलग है और उसकी एक व्यक्तिगत सत्ता है, तो समझिए वहीं से व्यक्ति का संकुचित हृदय, संकुचित राग शुरू होता है। छोटी सोच को संकुचित राग कहते हैं। और शुक्ल जी लिखते हैं कि कविता का काम मनुष्य के संकुचित राग को ऊपर उठाकर, उसके संकीर्ण हृदय को ऊपर उठाकर उसे व्यापक विश्व राग से जोड़ना है। उन्होंने लिखा कि कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाती है। उन्होंने लिखा कि कविता का काम ही है मनुष्य को मानवीय श्रेष्ठता देना। शुक्ल जी कविता की परिभाषा में लिखते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है तथा आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। जब जब आत्मा बंधन में होती है तब तब वह ब्रह्म से दूर होती है। इसे ही माया मोह कहते हैं, इसे ही अज्ञानता। जीव या आत्मा अज्ञानता के कारण ही ब्रह्म से दूर है। वेदांतियों ने माना कि जैसे ही आत्मा या जीव को यह ज्ञान हो जाए कि वह ब्रह्म का अंश है, अहम ब्रह्मस्मि, तो इस ज्ञान के आते ही ब्रह्म और जीव का भेद खत्म हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है और हृदय की मुक्त दशा, मुक्त अवस्था रस दशा है। हृदय मुक्त कब होगी? जब यह मेरा यह तेरा इस भाव से व्यक्ति उठ जाए, जब वह यह तय कर ले कि संकुचित राग से ऊपर उठकर विश्व राग से जुड़ना है। विश्व मानवता की बात सोचना ही हृदय की मुक्तावस्था है। हृदय की मुक्तावस्था ही रस दशा है। साहित्य का काम यदि रस की निष्पत्ति है और शुक्ल जी ने माना कि साहित्य कुछ और नहीं, रस की लोकवादी अवधारणा से जुड़ा हो, लोकमंगल साधना से जुड़ा हो, तो समझिए हृदय की मुक्त दशा यानी विश्व राग से जुड़ना, संपूर्ण मानवता की बात करना,
संपूर्ण मानवता की बात करना ही लोक मंगल चेतना है, यही हृदय की मुक्त दशा है। दोस्तों, अब शुक्ल जी कविता की परिभाषा गढ़ते हैं कि आत्मा की मुक्त दशा ज्ञान दशा है, हृदय की मुक्त दशा रस दशा है। जब वाणी, ध्यान से सुनिए, इसी हृदय की मुक्त दशा को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे, जब वाणी हृदय की इसी मुक्त दशा को यानी रस दशा को व्यक्त करने के लिए जब शब्दों का विधान करे तो उसे ही कविता कहते हैं। अर्थात कविता का काम व्यक्ति का चित्रण नहीं, स्वार्थ का चित्रण नहीं, मानव मंगल की बात करना, लोक कल्याण की बात करना। इसीलिए शुक्ल जी ने माना कि कविता अपने आप में भाव योग है। जिस प्रकार साधना में भक्ति योग और ज्ञान योग है, साधना के भक्ति योग और ज्ञान योग का काम ब्रह्म से जीव को तादात्म्यकृत करना है, तो जिस प्रकार साधना में भक्ति योग या ज्ञान योग ब्रह्म और जीव को जोड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार कविता भाव योग है। भाव का अर्थ हृदय की मुक्त दशा, मनुष्य को जोड़ने का काम कविता करती है। इसलिए शुक्ल जी ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में लिखा कि कविता अपने आप में मनुष्य की आवश्यकता है। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से कविता मनुष्य के साथ है। कविता की आवश्यकता पशु जगत को नहीं पड़ती। फिर भी शुक्ल जी लिखते हैं कि कविता का क्षेत्र सीमित नहीं है, कविता का क्षेत्र तो सार्वभौमिक है, व्यापक है। इसलिए उन्होंने लिखा कि कविता नर क्षेत्र के भीतर भी है, समझिए, मनुष्य के भीतर आंतरिक जगत में भी है। यह कविता मनुष्येतर बाह्य जगत, मनुष्य इतर कहते हैं परे, मनुष्य से हटकर अन्य जीवों में भी है, और यह कविता संपूर्ण चराचर जगत में है। इसलिए शुक्ल जी के शब्दों में कविता मनुष्य को न केवल ब्रह्मलीन बनाती है, उसे रसलीन भी बनाती है, उसे विश्व राग से जोड़ती है। और यही शुक्ल जी का लोक मंगल है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता लोकवादी अवधारणा से जुड़ी है। पारलौकिक जगत के लिए कविता नहीं, बल्कि लौकिक जगत के लिए कविता है। और पारलौकिक जगत आंखों से ओझल इसीलिए रहस्यात्मक जगत है। शुक्ल जी ने माना कि कविता तो लौकिक जगत से जुड़ी हो, रस की लोकवादी अवधारणा। और यह जो लोकवादी अवधारणा है वह भी किसके लिए? लोक मंगल के लिए, संपूर्ण मानव कल्याण के लिए। इसलिए शुक्ल जी फिर रस की भी परिभाषा गढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि ना तो शुक्ल जी ने कविता के स्वरूप की चर्चा की, ना कविता की परिभाषा दी। उन्होंने कविता का स्वरूप भी बताया कि कविता तो व्यापक है, वह नर क्षेत्र के भीतर भी है, मनुष्येतर बाह्य जगत में भी है, यानी मनुष्य से हटकर भी है, और वह कविता संपूर्ण चराचर जगत में भी है। यानी कविता का स्वरूप भी बताया और कविता की परिभाषा भी दी कि आत्मा की मुक्त दशा यदि ज्ञान दशा है तो हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा है। इसी हृदय की मुक्त अवस्था को व्यक्त करने के लिए जब वाणी शब्दों का विधान करे तो उसे कविता कहते हैं। यह कविता भाव योग है। बात समझिए दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कविता में भावना प्रबल है। उन्होंने भाव योग को भावना से जोड़ा और कहा कि जिस प्रकार हम उपासना में जो ईश्वर हमारे निकट नहीं, उसकी एक मूर्ति की कल्पना करके उसे एक मूर्त रूप देकर हम अपने समीप पाते हैं, उसी प्रकार कविता में रचनाकार या कवि अपनी कल्पनाओं के द्वारा अनुभूतियों का सृजन करता है। कितनी आसान बात है। शुक्ल जी ने कहा कविता भाव योग है।
जिस प्रकार साधना में भक्ति योग और ज्ञान योग है, भक्ति योग और ज्ञान योग का काम ईश्वर और मनुष्य को एक करना। समझिए, मनुष्य इसलिए भक्ति करता है ताकि ईश्वर से जुड़ सके। तो कविता के भाव योग का काम मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना है। और तब शुक्ल जी ने लिखा कि कविता में कवि के लिए भावना आवश्यक है। कविता में भावना दो प्रकार की होती है। आधुनिक समाज में इसी भावना को कल्पना कहते हैं। भावना के दो भेद हैं, विधायक भावना, ग्राहक भावना। एक कवि जो अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से, अपने अभ्यास से कल्पनाओं को, भावनाओं को जन्म देता है, उसे विधायक, विधेय से बना है। शुक्ल जी विधेयवादी भी हैं। और दूसरी बात कि जब पाठक उसे समझने के लिए अपनी भावनाओं का प्रयोग करता, अपनी कल्पनाओं का, ताकि वह कवि की भावना को समझ सके, तो इसे ही दोस्तों ग्राहक भावना कहते हैं। ग्रहण करने वाली भावना, भावों को जन्म देने वाली कल्पना विधायक जो कवि की होती है, और पाठक उसे पकड़ता है, समझता है, ग्रहण करता है। इसलिए पाठक की भावना ग्राहक भावना कहलाती है। बातें समझ में आ रही हैं? आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण की परिभाषा में भी लिखा कि पाठकों की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। कवि ने जो लिखना था सो लिख दिया, अब पाठक कैसे ग्रहण करता है उसे। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने यह जो निबंध लिखा कविता क्या है, इसने न केवल भाव कैसे हों उन बातों की चर्चा की, बल्कि इसमें उन बातों की चर्चा भी की गई कि भावों को कैसे व्यक्त किया जाए, किस भाषा में, किस शैली में। और तब आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कविता में अलंकार कैसी। उन्होंने लिखा कि अलंकारों की बेहद आवश्यकता नहीं, भाव रहित अलंकार उसी प्रकार बेमतलब लगते हैं। याद रखिए, अलंकार शोभाकारी धर्म को कहते हैं। कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, गहना, आभूषण। उन्होंने उदाहरण के साथ लिखा कि जिस प्रकार कोई कुरूप स्त्री गहनों से लदकर भी सुंदर नहीं लग सकती, उसी प्रकार कोई कविता यदि भाव रहित हो, उसमें भाव न हो और अलंकारों से लदी हो, तो बेमतलब होती है। इसीलिए उन्होंने रीतिकालीन कवियों पर जमकर प्रहार किया। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। और यदि सूरदास देखें, भक्ति काल के कवि, तो उनके विषय में भी लिखा कि सूरदास जी पर उपमा देने की मानो झक सी सवार थी। अंग शोभा और वेशभूषा चित्रण के क्रम में वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाती हैं, मानो उनमें उपमा देने, अलंकारों को गढ़ने की झक, पागलपन सवार थी। समझिए, शुक्ल जी सिर्फ कला पक्ष के पक्षधर नहीं है और ना सिर्फ भाव पक्ष के, दोनों के सामंजस्य को स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि भाव हो तो साथ में कला भी हो, भाव रहित कला नहीं। तभी उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य में लोक मंगल की स्थापना के क्रम में कहीं कला मूल्यों की हत्या न हो जाए और कला मूल्यों की प्रतिष्ठा के क्रम में कहीं लोक मंगल की उपेक्षा न हो। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में चमत्कारों को महत्व दिया। कहा चमत्कार जरूरी है, ये कविता की प्रतिभा है, कवि की प्रतिभा है, उसका अभ्यास है, लेकिन वो चमत्कार बुद्धि प्रेरित ना हो। शुक्ल जी ने चमत्कारों को वचन वक्रता का नाम दिया, घुमा फिराकर बात कहने की परंपरा। और इसीलिए सूरदास की प्रशंसा भी करते हैं। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही वचन वक्रता और वाग विदग्धता, वाक चातुर्य, वाक पटुता। तो शुक्ल जी कविता में चमत्कार के पक्षधर थे। वचन वक्रता, बातों को घुमा फिराकर चतुराई पूर्ण अंदाज में कहने की कला। लेकिन कहा
कि वह वचन वक्रता बुद्धि प्रेरित ना हो बल्कि भाव प्रेरित हो। चमत्कार भावों से निकले, ना कि दिखावे से निकले। रीतिकाल के कवियों ने चमत्कारों का प्रयोग बुद्धि प्रेरित किया था, लेकिन भक्ति काल के कवि सूरदास ने भाव प्रेरित वचन वक्रता का प्रयोग किया था। इसलिए सूरदास जी उपालंभ के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने यह कहा, कविता क्या है शीर्षक निबंध में, कि कविता में भाषा जो हो या उसके जो शब्द हों वो कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाले हों। इससे पूरे भाव की प्रकृति, घटनाओं का व्यापार उभर करके आए, उनका एक चित्र उभर करके आए। और इसीलिए कहा कि शब्द जो हैं वो कार्य व्यापार को प्रकट करने वाले हों। उदाहरण भी दिया, कहा कि यदि कोई कृष्ण को संबोधित करना चाहता है असुर संहारक के रूप में, तो उन्हें मधुसूदन, सूदन यानी हत्यारा, मारने वाला, वध करने वाला, मधु राक्षस था, माधव कहलाए कृष्ण। यदि कोई कृष्ण का संबोधन करता है प्रेमी रूप में, उनके माधुर्य रूप में, तो उन्हें मुरली मनोहर कह के बुला सकता है। और यदि कृष्ण की चर्चा रक्षक के रूप में कोई करना चाहे तो उन्हें गिरधारी, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले। देखिए, इसे कार्य व्यापार, कृष्ण जैसे गोवर्धन पर्वत को गोकुल वासियों की रक्षा के लिए कानी उंगली पर उठाते, तो यदि उनके कोई रक्षक रूप को याद करे तो गिरधारी कह सकता है। यदि कोई उनके प्रेमी रूप को, माधुर्य रूप को याद करे तो मुरली मनोहर, अपनी मुरली से मोह लेते हैं कृष्ण। और असुरों के संहारक रूप में यदि कृष्ण को कोई याद करे तो मधुसूदन। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि कविता में जो शब्द हों वह कार्य व्यापार को प्रदर्शित करने वाले हों। दोस्तों, शुक्ल जी ने कहा कि कविता में अर्थ की जरूरत नहीं है, बिंब की आवश्यकता है। बिंब कहते हैं भाव विचारों को मूर्त रूप देने वाली पद्धति को। बिंब कविता के ऐसे विधान हैं जो अमूर्त भावों और विचारों को भी मूर्त रूप दे देते हैं। बिंबों का काम कविता को इंद्रिय ग्राही बनाना। इंद्रियों के 5 भेद हैं, इसलिए बिंब के भी 5 भेद हैं। चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब, जरा समझिए, सुनने वाले, देखने वाले, घ्राण सूंघने वाले, स्पर्श बिंब, छूने वाले। बातें समझ में आ रही हैं? स्वाद बिंब, चाटने वाले। तो कहा कि कविता में अर्थ की जरूरत नहीं, कविता बिंब उत्पन्न करे। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता में नाद सौंदर्य, ध्वन्यात्मकता आवश्यक है। कविता के शब्द ऐसी ध्वनि उत्पन्न करें कि उनसे कविता को गुनगुनाया जा सके। ये ध्वन्यात्मकता क्या है? कई गाने आपने सुने होंगे, चूड़ी बजी है कहीं दूर, खन खन खन। जरा समझिए, पायली रुंझुन रुंझुन, छुक 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 आती रेल। किसी वस्तु से निकलने वाली ध्वनि को ही कविता में प्रयुक्त कर देना ध्वन्यात्मकता है। इसे ही नाद सौंदर्य कहते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि कविता में नाद सौंदर्य आवश्यक है। इससे कविता की उम्र बढ़ती है, कविता दीर्घायु होती है। जिन चीजों को हम गुनगुनाने लगते हैं, ऐसी चीजें अपने आप में दीर्घायु हो जाती हैं, कभी भूलते नहीं हैं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल का यह निबंध कविता क्या है, आधुनिक काव्य शास्त्र की तरह है। यह कविता के प्रतिमानों की चर्चा करता है। उसमें रस कैसा हो, छंद कैसा हो, अलंकार कैसे हो, शब्द कैसे हो, भाषा कैसी हो, ध्वन्यात्मकता। शुक्ल जी कहते हैं कि लाक्षणिकता जरूरी है, क्योंकि लक्षण से किसी भाव की प्रकृति को उद्घाटित कर सकते हैं। तो शुक्ल जी का यह निबंध कविता के भावों की भी स्थापना करता है कि कविता वह है जो मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाए।
मनुष्य के संकुचित छोटे संकीर्ण हृदय को ऊपर उठाकर विश्व राग से, व्यापक विश्व से जोड़ दे। जब मनुष्य का संकीर्ण हृदय विश्व हृदय से, व्यापक हृदय से, विश्व राग से जुड़ जाए तो याद रखिए यही हृदय की मुक्त अवस्था है। और हृदय की मुक्त अवस्था ही रस दशा है। और कविता क्या है? हृदय की इसी मुक्त अवस्था को व्यक्त करने के लिए कविता लिखी जाती है। वाणी जब हृदय की मुक्त अवस्था को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे तो उसे ही कविता कहते हैं। इसीलिए कविता भाव योग है दोस्तों। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए कि कविता आज का काव्य शास्त्र है जो इस बात की चर्चा करता है। निबंध कविता क्या है शीर्षक निबंध इस बात को उद्घाटित करता है कि कविता कैसी हो और किस शैली में हो। तो भाव और कला दोनों पक्ष। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि भाव रहित कविता नहीं चाहिए और कला रहित कविता भी नहीं चाहिए। कविता का उद्देश्य लोक मंगल है, लेकिन लोक मंगल की स्थापना के क्रम में भी कला मूल्यों की हत्या ना हो। यानी कबीर जैसे कवियों की अनगढ़ कविता भी उन्हें रास नहीं आई, क्योंकि उनमें भाव तो है, कला नहीं। और रीतिकालीन कवियों की कविता भी शुक्ल जी को रास नहीं आई, क्योंकि रीतिकालीन कवियों की कविता में कला तो ठूस ठूस के है, लेकिन भाव रहित कविता, अनुभूति नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आईं। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।